हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर फिफ्थ के जियोग्राफी के अपने मेजर पेपर, जिसका टाइटल है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के वे सभी स्टूडेंट्स जो मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं जियोग्राफी, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार की यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों, बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए बनता है वो है, व्हाट आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख भौतिक भाग कौन कौन से, यानी भारत को कितने प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है। तो इंडिया इज डिवाइडेड इंटू द 5 मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन। भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 5 भौतिक भागों के अंदर बांटा गया है। 5 भौतिक भाग मुख्य रूप से इंडिया के अंदर दिखाई देते हैं। पहला कौन सा है? द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है, हिमालय की पर्वतमाला है। दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तर के मैदान आ गए। तीसरा है पेनिसिलर प्लेट्यू यानी प्रायद्वीपीय पठार आ गया। कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान आ गए। और इंडियन आइलैंड यानी भारतीय द्वीप आ गए। तो इन 5 भागों के अंदर भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको विभाजित किया गया है। दीज डिविजन्स रिप्रेजेंट द फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। और भारत के भौतिक स्वरूप को इन 5 भागों में विभाजित किया जाना ये दर्शाता है कि भौतिक रूप से भारत कितना है, विविध है, ठीक है। यानी भौतिक रूप से भारत आपको विविध दिखाई देगा। कहीं आपको हिमालय की पर्वतमाला दिखाई देगी, कहीं मैदान सपाट दिखाई देंगे, कहीं आपको पठार दिखाई देंगे, कहीं तटीय मैदान दिखेंगे और कहीं भारत में आपको द्वीप दिखेंगे। यानी भारत भौतिक रूप से विविधताओं से भरा हुआ एक देश है। दे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट। और भौतिक रूप से भारत का इस प्रकार से विभाजित होना भारत की जलवायु को प्रभावित करता है, भारत की कृषि को प्रभावित करता है, भारत के जो सेटलमेंट पैटर्न यानी बसावट है उसको प्रभावित करता है और भारत की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट आर द हिमालयाज इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। हिमालय की भारत के लिए क्या महत्व है? तो हिमालयाज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एक्ट एज द नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर एंड प्रोटेक्ट द इंडियन फ्रॉम द कोल्ड सेंट्रल एशियन विंड्स। तो हिमालय क्या है? नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर है, ठीक है, एक प्राकृतिक जलवायु अवरोधक इसे आप कह सकते हो, जो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आने वाली, जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती है ना, उनको भारत तक पहुंचने नहीं देता। तो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत की सुरक्षा करता है कौन? हमारा हिमालय। और ये क्या है? एक प्राकृतिक जलवायु अवरोधक है। दे आर द सोर्स ऑफ मेजर पेरेनियल रिवर्स। द पेरेनियल रिवर्स यानी यहाँ से 12मासी नदियां भी निकलती है। तो हिमालय से हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी 12मासी नदियां भी निकलती है। तो हिमालय ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन द रेनफॉल एंड बायोडाइवर्सिटी। और इसके अलावा जो भारत के अंदर वर्षा होती है और भारत की जैव विविधता है, उसमें भी हिमालय एक महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाउ आर द नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड। ये नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर के मैदान किस तरीके से निर्मित हुए थे? तो द नॉर्दर्न प्लेन्स वर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द एल्यूवियल सोइल ब्रॉट बाय द इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो जो आपकी सिंधु नदी हो गई, गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, उनसे जो क्या आया? एल्यूवियल सोइल यानी जलोढ़ मृदा जो लाई गई, धीरे धीरे वो क्या हुआ, किसके रूप में तब्दील हो गई? उत्तर के मैदान के रूप में तब्दील हो गई। तो जो सिंधु नदी हुई, गंगा नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, वो अपनी पानी के साथ में जो मिट्टी लाई गई, जिसको जलोढ़ हम कहते हैं, उस मिट्टी के कारण धीरे-धीरे तक क्या हुआ? एक मैदान का निर्माण हुआ, उसी को हम उत्तर का मैदान कहते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। और ऐसा होने में कितने लगे? लाखों साल ऐसा होने में लगे। एज ए रिजल्ट द प्लेन्स बिकेम एक्सट्रीमली फर्टाइल। और क्योंकि मिट्टी किसके द्वारा, नदियों के द्वारा लाई गई थी, उस मिट्टी से बने हुए तटीय मैदान थे, इसीलिए ये बहुत ही फर्टाइल यानी उपजाऊ मैदान थे, सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए बिल्कुल उपयुक्त थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बनता है सिंधु में, व्हाट इज द पेनिसुलर प्लेटो नोन फॉर। प्रायद्वीपीय पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो द पेनिसुलर प्लेटो इज नोन एज द ओल्डेस्ट लैंडमास ऑफ द इंडिया, कंपोज्ड ऑफ द हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है और ये कठोर क्रिस्टलीय चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो भूभाग है भारत के अंदर, तो वो किसको माना जाता है? हमारे इस पेनिसुलर प्लेटो को माना जाता है। तो किससे बना हुआ है? कठोर चट्टानों से बना हुआ है। इट इज रिच इन मिनरल सोर्सेज। और इसके अंदर आपको क्या मिलेंगे? खनिजों से ये
समृद्ध है, मिनरल्स इसके अंदर खूब सारे मिलेंगे। चाहे आप लो एस की बात कर लो, चाहे कोयले की बात कर लो, चाहे मैंगनीज की बात कर लो, वो आपको हमारे प्रायद्वीपीय पठार में भरपूर मात्रा में मिलेंगे। दिस रीजन सपोर्ट्स मैनी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। और इसी कारण से जो भारत की बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो इन मिनरल्स पे बेस्ड है, जो इन खनिजों पर बेस्ड है, उनको ये क्या करता है, ये प्रायद्वीपीय पठार सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज इंडिया है। भारत के अंदर किस तरीके का मौसम है? तो इंडिया इज द ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट कैरेक्टराइज्ड बाय द सीजनल चेंज इन द विंड डायरेक्शन। भारत में कैसा मानसून है? ट्रॉपिकल मानसून, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसून भारत के अंदर पाया जाता है और पवनों की दिशा ऋतु के अनुसार भारत के अंदर बदलती रहती है। ठीक है, तो विंड डायरेक्शन जो होता है वो सीजन के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर परिवर्तित होता रहता है। रेनफॉल इज अनइवन। भारत में कहीं भी जो वर्षा होती है वो समान नहीं होती है, सब जगह असमान वर्षा होती है एंड मेनली कंसंट्रेटेड इन द मानसून मंथ। और मुख्य रूप से भारत के अंदर जो वर्षा होती है वो कब होती है? मानसून के महीने में होती है। क्लाइमेट ग्रेटली अफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड द डेली लाइफ ऑफ इंडिया। और भारत की जलवायु ना केवल भारत की कृषि को बल्कि भारत के रहने वाले लोगों की जो जीवन है उसको भी प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनता है, नेम द 4 मेन सीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के 4 मुख्य मुख्य ऋतुएं कौन कौन सी है? तो इंडिया की है, एक तो कोल्ड वेदर हो गया, ठीक है, एक तो ठंड की जो शीत ऋतु होगी, दूसरी हॉट वेदर यानी ग्रीष्म ऋतु होगी, तीसरा साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जो मानसून का सीजन होता है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिमी से आने वाला मानसून हो। नेक्स्ट होता है रिट्रीटिंग मानसून यानी वापस लौटता हुआ मानसून, जिसको हम प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं। तो ये 4 सीजन मुख्य रूप से इंडिया के अंदर माने जाते हैं। ईच सीजन हैज डिस्टिंक्ट वेदर कंडीशन। हर सीजन के अंदर आपको अलग अलग मौसम की परिस्थितियां दिखाई देगी। दीज सीजन्स कंट्रोल द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन इंडिया। और इन्हीं सीजन के द्वारा भारत की जो कृषि संबंधित गतिविधियां हैं वो नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। भारतीय मानसून की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो द मैकेनिज्म ऑफ इंडिया मानसून रेफर्स टू द प्रोसेस दैट कॉजेज द सीजनल रेनफॉल इंडिया। तो भारतीय मानसून की प्रक्रिया से हम उन कारणों से कहते हैं कि जैसे भारत में मौसमी वर्षा होती है। तो ये जो भारतीय मानसून की प्रक्रिया है उससे हमारा संबंध क्या है? भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा से है। इट इंक्लूड डिफरेंशियल हीटिंग लैंड एंड द सी शिफ्टिंग ऑफ द आईटीसीजेड एंड रोल ऑफ द जेट स्ट्रीम। अब इसमें स्थल और समुद्र का असमान ताप, आईटीसीजेड और स्थानांतरण तथा जेट धाराओं की जो होती है मुख्य रूप से भूमिका होती है। दीज फैक्टर्स टुगेदर ब्रिंग मानसून विंड्स एंड रेनफॉल्स। और ये सभी मिलकर के मानसूनी वर्षा को लेकर के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, व्हाट इज साउथ वेस्ट मानसून इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है ये भारत के लिए महत्व क्यों रखता है? तो द साउथ वेस्ट मानसून इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल एनुअल रेनफॉल ऑफ द इंडिया। तो भारत के अंदर होने वाली टोटल रेनफॉल में से जो 3/4 रेनफॉल होती है वो किसके कारण होती है? हमारे इसी दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण भारत में होती है। इट इज एसेंशियल, इसीलिए ये हमारी चाहे कृषि की बात कर लें चाहे खरीफ की फसलों की बात कर लें, उनमें मुख्य भूमिका हमारा निभाता है कौन सा? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून। द इंडियन इकोनॉमी लार्जली डिपेंड्स ऑन द सक्सेस ऑफ दिस मानसून। और भारत की अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। भारत की प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लाइमेट। सबसे पहले तो जलवायु, फिर मिट्टी, फिर रिलीफ यानी आपकी स्थल की आकृति कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो ये 4 चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी प्राकृतिक वनस्पति डिपेंड करती है। यानी मिट्टी कैसी है, मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है और आपकी स्थल की आकृति कैसी है और पानी की क्या व्यवस्था है, इन्हीं पे हमारी जो है वनस्पति निर्भर करती है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिटरमाइन द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। और इसके अलावा तापमान और वर्षा इस चीज का निर्धारण करते हैं कि भैया वन किस प्रकार के होंगे। तो जिस प्रकार का तापमान होगा और जितनी वर्षा होगी उसी के अकॉर्डिंग हमने वनों की श्रेणी भी बना रखी है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन। और इसके अलावा मानव ने जो गतिविधियां करता है, मनुष्य जो गतिविधियां करता है वो भी हमारी प्राकृतिक वनस्पति को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द ड्रेनेज सिस्टम। जो अफवाह प्रणाली है उससे हम क्या समझते हैं? तो ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ द रिवर्स एंड द स्ट्रीम दैट ड्रेन वाटर्स ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो अफवाह प्रणाली या हम ड्रेनेज सिस्टम से हम क्या समझते हैं कि कई नदियां और कई नाले ऐसे हैं ना, कई झरने या नाले आप कह सकते हो, बड़े बड़े नाले या नदियां ऐसी है, ड्रेन वाटर ऑफ एन एरिया, जो किसी क्षेत्र के जल को प्रवाहित करते हैं। इट डिटरमाइंस द फ्लो एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। और यही किसको प्रभावित करता है? ड्रेनेज सिस्टम ही हमारे जो नदियों का बहाव है उसकी दिशा क्या होगी और किस गति से वो बहेगा उसको प्रभावित करते हैं। ड्रेनेज पैटर्न डिपेंड्स ऑन द रिलीफ एंड द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। और ये अफवाह का स्वरूप आपकी एक तो रिलीफ यानी स्थलाकृति और आपकी जियोलॉजिकल यानी आपकी जो भूगर्भीय संरचना है उस पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले वन कौन से हैं? तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन द इंडिया। ठीक है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये कि उष्ण कटिबंधीय जो पर्णपाती वन होते हैं वो भारत में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन द रीजन्स रिसीविंग द मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 17 टू 200 सेंटीमीटर। और मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत में जहाँ 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड द वैल्यूएबल टिम्बर एंड आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से हमें बहुत ही मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा अ, महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है व्हाट इज एलुवियल सोइल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है और ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? तो एलुवियल सोइल इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के निक्षेप से बनती है। यानी जो नदियां होती है अपने साथ मिट्टी लेकर के आती है और धीरे धीरे वो मिट्टी एक स्थान पर जमा होती जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इट इज वेरी फर्टाइल, ये बहुत उपजाऊ होती है एंड सूटेबल फॉर द क्रॉप्स। और चावल की, गेहूँ की और शुगर केन जैसी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? अ, उपयुक्त होती है। दिस सोइल सपोर्ट्स इंटेंसिव एग्रीकल्चर इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। और उत्तर के मैदानों में कृषि इसी मिट्टी पर मेनली निर्भर हमारी होती है। नेक्स्ट है व्हाई इज ब्लैक सोइल नोन एज द कॉटन सोइल। जो हमारी काली मिट्टी है उसको कपास की मिट्टी क्यों कहा जाता है? तो ब्लैक सोइल इज नोन एज द कॉटन सोइल बिकॉज इट इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इट हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और ये गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन द डेक्कन प्लेटू रीजन। और ये मुख्य रूप से जो दक्कन का पठार है वहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द मेजर हिमालयन रिवर्स ऑफ द इंडिया। हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो इंडिया से निकलती है, वो निकलती है गंगा निकलती है, यमुना निकलती है और ब्रह्मपुत्र निकलती है। ठीक है, दीज रिवर्स आर पेरेनियल एज दे आर फेड बाय द स्नो एंड द रेनफॉल। ये क्या होती है? 12 मासी नदियां होती है, पेरेनियल रिवर होती है, क्योंकि इनमें एक तो वर्षा का पानी होता है और दूसरा बर्फ जो पिघलती है हिमालय की वो भी इन नदियों के अंदर प्रवाहित होती है। इसीलिए ये नदियां जो होती है 12 महीने बहती है। दे प्ले वाइटल रोल इन द एग्रीकल्चर एंड द वाटर सप्लाई। इसीलिए ये नदियां जो होती है भारतीय कृषि और पानी की जो आपूर्ति होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट है व्हाट आर द पेनिसुलर रिवर्स, गिव एग्जांपल। द पेनिसुलर रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटू एंड आर मोस्टली सीजनल इन नेचर। जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है और वो मुख्य कहे मौसमी नदियां होती है। ठीक है, तो पेनिसुलर रिवर कौन सी होती है? जो पेनिसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार से निकलेगी। और ये कैसी होती है? मौसमी नदियां होती है। दे डिपेंड मेनली ऑन द रेनफॉल एंड हैव शॉर्टर कोर्स। ये मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर करती है। जितनी वर्षा होगी उतनी ज्यादा वो नदी बहेगी और मुख्य रूप से इनका जो मार्ग होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, यानी लंबी दूरी तक ये नदियां नहीं बहती है। गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा इसके आप एग्जाम्पल कह सकते हैं। तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा जैसी नदियां इसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर द नॉर्दर्न प्लेन्स कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। जो नॉर्दर्न उत्तर के मैदान को भारत का अन्न भंडार क्यों कहते हैं? द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ देयर फर्टाइल एल्यूवियल सोइल। अब इसलिए कहते हैं क्योंकि भैया उत्तर के मैदान के अंदर क्या मिलती है? फर्टाइल एल्यूवियल सोइल, यानी यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर मिलती है। फेवरेबल क्लाइमेट, अच्छा क्लाइमेट, उपयुक्त जलवायु यहाँ पे रहती है और यहाँ पर वाटर जो है पानी अवेलेबल रहता है। इसीलिए यहाँ पर गहन कृषि की जा सकती है। दिस रीजन प्रोड्यूसेस लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। और हमारे देश का अगर मुख्य अनाज कहें या बहुत बड़ी मात्रा में अगर अनाज कहें तो वो यहीं पर उत्पादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स ऑफ द इंडिया। भारत के तटीय मैदानों का महत्व क्या है? द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेड, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। जो भारत के कोस्टल प्लेन्स है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं ट्रेड यानी व्यापार के लिए, फिशिंग यानी मछली मत्स्य पालन के लिए और एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए। तो भारत के तटीय मैदान व्यापार, मत्स्य पालन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। दे सपोर्ट द मेजर पोर्ट्स एंड द डेंस पॉपुलेशन। ये प्रमुख बंदरगाह और जनसंख्या यहाँ पर निवास करती हुई आपको दिखाई देगी। तो क्योंकि क्या होता है ये बहुत फेवरेबल कंडीशंस होती है, इसीलिए हमारे जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर पॉपुलेशन भी आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी। दीज प्लेन्स ऑल्सो प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और यही मैदान है ये क्या करते हैं? प्रमोट द इंडस्ट्रियल, औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रिट्रीटिंग मानसून। जो लौटता हुआ मानसून होता है जिसे हम प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं वो क्या होता है? तो रिट्रीटिंग मानसून रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ड्यूरिंग द अक्टूबर एंड नवंबर। देखो मानसून जुलाई के महीने के आसपास हो जाता है, जून से शुरू हो जाता है वैसे अपने केरल में, और अक्टूबर नवंबर वो महीने होते हैं जब मानसून वापस लौटता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मानसून का वापस लौटना या फिर रिट्रीटिंग मानसून यानी प्रत्यावर्ती मानसून कहते हैं। यानी मानसून जब वापस लौटता है
यानी जो बारिश का मौसम होता है जब खत्म होने के कगार पर होता है और मानसून वापस लौटता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। और ये कब होता है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में। विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन। अब तक क्या हो रहा था? हवाएं हवाएं कहाँ से आ रही थी? हवाएं आ रही थी भैया समुद्र से लेकर के धरती की तरफ। अब इन विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड मूव फ्रॉम द लैंड ऑफ टू द सी। अब धरती से समुद्र की तरफ हवाएं चलने लग जाती हैं। दिस सीजन ब्रिंग द रेनफॉल टू द तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यावर्ती मानसून से बारिश कहाँ होती है? तो जो लौटता हुआ मानसून है वो हमारा कहाँ बारिश करता है? तमिलनाडु के अंदर बारिश करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डज रिलीफ इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत की जो स्थल की आकृति है वो किस तरीके से भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? तो रिलीफ इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल पैटर्न्स। अब भारत की जो स्थल आकृति है वही टेम्परेचर यानी आपके तापमान को और बारिश का जो पैटर्न है, उसको वो क्या करती है? प्रभावित करती है। तो जो आपका तापमान है और बारिश का पैटर्न है, उसको हमारी स्थलाकृतियाँ ही प्रभावित करती है। माउंटेन्स ब्लॉक द कोल्ड विंड्स, क्योंकि अगर पहाड़ी होगी तो वो क्या करती है? ठंडी हवाओं को रोकती है एंड कॉज़ द ओरोग्राफिकल रेनफॉल। और इसी से पर्वतीय वर्षा होती है। जबकि प्लेटू एंड द प्लेन्स आल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट एंड क्लाइमेट कंडीशन। जबकि हमारे पठार और मैदान है वो भी पवनों की दिशा और उसकी गति को प्रभावित करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन आइलैंड? इंडियन आइलैंड यानी भारतीय द्वीपों का महत्व क्या है? तो इंडियन आइलैंड आर द सिग्निफिकेंट ड्यू टू देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड रिच बायोडायवर्सिटी। भारतीय द्वीप ये अपनी सामरिक स्थिति और जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार आइलैंड लाइन नियर द इंपॉर्टेंट सी रूट्स। अंडमान और निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करें तो वो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो बहुत महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग वहां पर माने जाते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आर इंपॉर्टेंट फॉर द कोरल रीफ्स एंड मरीन लाइफ। और लक्षद्वीप आइलैंड की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो लक्षद्वीप जो द्वीप है वो अपने कोरल रीफ्स के लिए यानी जो अपने प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनके लिए और समुद्री जीवन के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इस यूनिट में से थे। अब इसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है आपके लिए, डिस्क्राइब द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ द इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने आपको इसके अंदर दे दिया है। ये पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड हुई हुई मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ में मैंने इसको दिया है, आपको इसको और एक्सटेंड करना है जब आप एग्जाम में इसे लिखेंगे। तो इसका आंसर मैंने दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो आपके इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट बनता है कि एक्सप्लेन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून। इसका आंसर भी मैंने आपको दे दिया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ हमने अपलोड हुई हुई मिल जाएगी। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जान सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनता है वो डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशन एंड द मेजर सॉइल टाइप्स ऑफ द इंडिया। भारत की जो नेचुरल वेजिटेशन है, सॉइल टाइप्स है, उनके आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आपके लिए बनते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप इसको अपलोड करके इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अब यूनिट सेकंड पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस की हम बात कर लेते हैं कि यूनिट सेकंड में से हमारे लिए कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर रिसोर्सेज एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? संसाधन क्या है और ये महत्वपूर्ण क्या है? तो रिसोर्सेज आर द मटेरियल्स अवेलेबल इन नेचर दैट आर यूज्ड टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। संसाधन वे प्राकृतिक तत्व हैं जिनका उपयोग मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। दे प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। और ये हमारे रिसोर्सेज ही होते हैं जो एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए कच्ची सामग्री, कच्चा माल प्रदान करते हैं और उद्योगों के लिए भी कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो हमारी कृषि और हमारे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान किया जाता है किनके द्वारा? इन रिसोर्सेज के द्वारा ही। रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और किसी भी कंट्री को अगर आर्थिक प्रगति करनी है, किसी भी कंट्री को अगर विकास करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के अंदर। तो प्राकृतिक संसाधन ही किसी देश की आर्थिक गतिविधि को और किसी देश के विकास को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से बनता है, व्हाई इज आयरन ओर? व्हाई इज आयरन ओर कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल इन इंडिया? जो आयरन ओर यानी लौह अयस्क है वो भारत के सबसे महत्वपूर्ण धात्विक खनिज माना जाता है। उसे क्यों माना जाता है? तो आयरन ओर इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स बिकॉज इट इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो, लौह और इस्पात के जो उद्योग है ना, उनमें प्रमुख कच्चा माल हमारा कौन सा होता है? ये लौह अयस्क ही होता है। तो आपको पता है हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है इन आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर। और उसके कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? ये आयरन और, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया हैज़ लार्ज रिजर्व्स ऑफ द हाई क्वालिटी आयरन ओर। भारत की अगर बात करें तो उच्च गुणवत्ता वाले लोहे अयस्क के बड़े-बड़े भंडार इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इट सपोर्ट्स द हैवी इंडस्ट्रीज एंड ओवरऑल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। और इसीलिए ये भारी उद्योगों और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले होते हैं।
नेम द मेजर आयरन ओर बेल्ट्स ऑफ द इंडिया। अब लोह अयस्क मुख्य रूप से इंडिया में कहाँ-कहाँ पाया जाता है? देखो, उड़ीसा, झारखंड बेल्ट में ये पाया जाता है, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट में ये पाया जाता है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग बेल्ट में ये पाया जाता है और महाराष्ट्र, गोवा बेल्ट में भी लोह अयस्क भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। दीज़ बेल्ट सप्लाई द आयरन ओर टू द मेजर स्टील प्लांट्स ऑफ द कंट्री। और ये जो मुख्य-मुख्य स्थान है, यहीं से जो कच्चा माल जो लोह अयस्क होता है, वो भारत के मेजर स्टील प्लांट्स में और आयरन यानी लौह प्लांट के अंदर सप्लाई किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, मेंशन द मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द इंडिया। भारत के अंदर प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। तो कॉपर इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, राजस्थान में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से हमारे यहाँ तांबा निकलता है। खेतड़ी जो राजस्थान में है और सिंह भूमि झारखंड। ठीक है, तो खेतड़ी राजस्थान की बात कर लें, सिंह भूमि झारखंड की बात कर लें, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में तांबा निकाला जाता है। कॉपर इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। और कॉपर और तांबे की बात करें तो वो इलेक्ट्रिक यानी एक तो आपका बिजली से संबंधित जो विद्युत से संबंधित प्रोग्राम हो गया और एक जो आपका इंजीनियरिंग इंडस्ट्री यानी इंजीनियरिंग उद्योग हो गए, वहां पर कॉपर बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज माइका इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज। जो अब्रक होता है वो इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? तो माइका इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड हीटिंग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। अब देखो, अब्रक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तो ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, एक तो ये ऊष्मा प्रतिरोधी होता है और उसके साथ ही ये विद्युत प्रतिरोधी भी होता है ना। विद्युत मतलब बिजली करंट वरंट से अगर आपको देखा, हमने प्रेस में भी देखा होगा तो एक अब्रक की शीट उसके अंदर आती है। तो इसीलिए क्योंकि अब्रक जो होता है वो एक तो विद्युत रोधी होता है और ऊष्मा प्रतिरोधी होता है, ये क्वालिटी इसके लिए इसके अंदर पाई जाती है, इसीलिए मिका हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। और हमारी जो विद्युत से संबंधित इंडस्ट्रीज है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज जो है, उनके अंदर मुख्य रूप से इस माइका का प्रयोग किया जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द माइका इन द वर्ल्ड। और भारत की बात करें तो पूरे विश्व में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है माइका के, उनके अंदर भारत की गिनती की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो बनता है, व्हाई इज लाइमस्टोन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। जो चूना पत्थर है उसको सीमेंट उद्योग की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? तो लाइमस्टोन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री बिकॉज इट इज द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सीमेंट प्रोडक्शन। अब जो सीमेंट प्रोडक्शन है, सीमेंट का उत्पादन करने के लिए जो सीमेंट इंडस्ट्री मुख्य रूप से कच्चे माल का उपयोग करती है, वो कच्चा माल हमारा कौन सा है? यही लाइमस्टोन है। इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्री के लिए चूना पत्थर बहुत उपयोगी हो जाता है। इंडिया हैज अबंडेंट रिजर्व्स ऑफ द लाइमस्टोन। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर चूने के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइमस्टोन डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज। और जहां पर आपको लाइमस्टोन के भंडार मिलेंगे, जहां पर आपको चूना पत्थर मिलेगा, वहीं पे आसपास आपको सीमेंट की इंडस्ट्रीज भी दिखाई देगी, क्योंकि आसानी से चूना पत्थर उनको कच्चे माल के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट एज एन एनर्जी। कोयला क्या होता है और ये एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो कोल इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर्म्ड फ्रॉम द प्लांट रिमेन्स ओवर द मिलियंस ऑफ द ईयर। ठीक है, अब क्या होता है, कन्वेंशनल सोर्स है, हमारा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, किसको? कोयले को माना जाता है। और कैसे निकलता है ये? प्लांट रिमेन्स ओवर द मिलियंस, और लाखों वर्षों तक जो प्लांट्स होते हैं, जो वनस्पतियां होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके अवशेष जो होते हैं वो कोयले के रूप में तब्दील हो जाते हैं। नहीं, लाखों सालों तक जब कोई प्लांट के अवशेष मिट्टी के अंदर दबे रह जाते हैं, तो लाखों सालों के बाद वो टर्न हो जाते हैं किसके अंदर? कोयले के अंदर। इट इज मेनली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका कोयले का उत्पादन मुख्य रूप से विद्युत जनरेशन करने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है एंड इंडस्ट्रीज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। कोल प्लेज ए की रोल इन द इंडियाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और भारत के औद्योगिक विकास की बात करें तो इसके अंदर जो कोयला होता है वो अपनी मुख्य भूमिका अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर कोल फील्ड्स ऑफ द इंडिया। भारत में अगर कोयले की बात करें तो कौन कौन से भारत में कोयले के क्षेत्र मान सकते हो? तो सबसे पहले झारिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया और तालचर हो गया। तो ये कुछ इंडिया के अंदर मेजर फील्ड्स हैं जो आप बात कर सकते हो जहां पर आपको कोयला मिलता है। झारिया हो गया, रानीगंज हो गया, बोकारो हो गया, तालचर हो गया। दीज कोल फील्ड सप्लाई द फ्यूल टू द थर्मल पावर प्लांट्स इन द इंडस्ट्रीज। और यही वो कोयले वाले क्षेत्र हैं जो हमारे थर्मल पावर को, जो हमारे थर्मल पावर यानी ताप विद्युत संयंत्रों को और हमारे उद्योगों को कोयला देते हैं। दे आर कंसंट्रेटेड मेनली इन द ईस्टर्न इंडिया। और कोयले की इन क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से ये सारे के सारे क्षेत्र भारत के पूर्वी भागों के अंदर स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज पेट्रोलियम नोन एज द लिक्विड गोल्ड। जो पेट्रोलियम है उसको तरल सोना क्यों कहते हैं? तो पेट्रोलियम इज नोन एज द लिक्विड गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हाई इकोनॉमिकल वैल्यू। अब जो पेट्रोल है ना, उसकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू यानी आर्थिक मूल्य बहुत अधिक है, इसी कारण हम पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? लिक्विड गोल्ड कहते हैं, यानी तरल उसको सोना कहते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल फॉर द पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। और अगर हम इस पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। और पेट्रोमैकेनिकल जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज प्लेज ए वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन
एंड मॉडर्न इंडस्ट्रीज और परिवहन और आधुनिक उद्योगों में यह अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम को इसीलिए क्या कहा जाता है, तरल सोना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर द सोलर एंड द विंड एनर्जी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? सोलर और विंड एनर्जी भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? तो सोलर एंड विंड एनर्जी आर द रिन्यूएबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम सोलर और विंड एनर्जी की बात करें तो ये दोनों ही, एक तो रिन्यूएबल है नहीं, नवीकरणीय है, दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल है नहीं, आप बार बार बना सकते हो सोलर और विंड एनर्जी को, और ये पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन द फॉसिल फ्यूल। और सोलर और विंड एनर्जी के कारण ही हमारी जो निर्भरता है किनके ऊपर, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं ना, उनके ऊपर हमारी निर्भरता थोड़ी सी कम हो जाती है। दीज एनर्जी सोर्सेज सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। और ये जो सोलर और विंड एनर्जी है वो भारत में जो सतत विकास की अवधारणा है उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसको बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री? भारत में लौह और इस्पात उद्योग को आधार उद्योग क्यों कहा जाता है? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री बिकॉज इट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर मेनी अदर इंडस्ट्री। क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ही वो हैं जो दूसरे उद्योग हैं उनको कच्चा माल प्रोवाइड कराती है। इंडस्ट्रीज लाइक मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड ऑन इट। चाहे मशीनों से संबंधित इंडस्ट्रीज हो गई, चाहे निर्माण से, कंस्ट्रक्शन से संबंधित इंडस्ट्री हो जाए, चाहे परिवहन से संबंधित इंडस्ट्री हो जाए, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं जाकर के इन लो और स्टील इंडस्ट्री है उनके ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि कच्चा माल तो इनको इन आयरन और स्टील इंडस्ट्री से ही मिलेगा। इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसीलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज हमारे भारत के जो औद्योगिक विकास है उसकी आधारशिला मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, नेम द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द इंडिया। भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के नाम बताइए। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड द मुंबई पुणे, कोलकाता हुगली, छोटा नगर, अहमदाबाद वडोदरा, बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन्स। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख नगर हैं जिनको हम औद्योगिक नगर कह सकते हैं, औद्योगिक क्षेत्र कह सकते हैं। दीज रीजन्स हैव डेवलप्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये रीजन्स, ये क्षेत्र डेवलप क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक तो प्राकृतिक संसाधन भरपूर मात्रा में थे, इन क्षेत्रों को जो इनको इन इंडस्ट्रीज को जो सूटेबल थे, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहाँ पर जो थे आधारभूत सुविधाओं की पूरी प्रचुर मात्रा थी। तो आधारभूत सुविधाएं होने से, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संसाधन होने से ये क्षेत्र जो है इंडस्ट्रियल रीजन्स के रूप में डेवलप हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉन मेटेलिक मिनरल्स, गिव वन एग्जांपल। ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स यानी अधातु खनिज क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर द मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन द मेटल कंटेंट। जिनमें मेटल कंटेंट नहीं होता उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। अधातु खनिज वे खनिज होते हैं जिनमें धातु का तत्व नहीं पाया जाता। दे आर मेनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। उद्योगों में बेसिकली इनको कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। लाइम स्टोन इज एन इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। और उदाहरण के तौर पर देखें तो जो चूना पत्थर है जिसका उपयोग सीमेंट उद्योग के अंदर किया जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, अधातु खनिज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाई इज नेचुरल गैस कंसीडर्ड ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है? तो नेचुरल गैस इज कंसीडर्ड ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लेस पोल्यूशन कंपेयर टू द कोल एंड पेट्रोलियम। जो प्राकृतिक गैस होती है उसको स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत हम इसलिए मानते हैं क्योंकि कोयले और पेट्रोल से अगर उसकी तुलना करें तो हमारी ये नेचुरल गैस बहुत कम पोल्यूशन करती है। ठीक है, तो कोयले और पेट्रोलियम से बहुत कम पोल्यूशन करती है हमारी ये नेचुरल गैस। इट एमिट्स फ्यूअर हार्मफुल गैसेस, और ये क्या करती है, कम हानिकारक गैसें निकालती है। देयरफॉर इट इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इसी नेचुरल गैस को एनवायरमेंटल फ्रेंडली माना जाता है एंड वाइडली यूज्ड फॉर द पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन। और इसीलिए इसको पर्यावरण और अनुकूल ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। तो पर्यावरण के लिए भी ये अनुकूल है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी ये एक अनुकूल साधन माना जाता है, किसको, नेचुरल गैस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो भारत में उद्योग होते हैं उनको प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, यानी कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो उद्योगों को प्रभावित करती है, उनके स्थानों को प्रभावित करती है। देखो, एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल होगा, वहाँ पर उद्योग लगेंगे। दूसरा, जहाँ पर पावर सप्लाई होगी वहाँ पर उद्योग लगेंगे। तीसरा, जहाँ पर उद्योगों को लेबर आसानी से मिल पाए वहाँ पर उद्योग लगेंगे। चौथा, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी वहाँ पर उद्योग मिलेंगे। तो कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है वो अपने लिए ये चीज़ों देखती है कि ये चीज़ें अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर उद्योग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मार्केट इन द कैपिटल ऑल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। और इसके अलावा जो बाजार है, जो पूंजी है, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दीज फैक्टर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये सारी चीज़ें क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को वहीं मिल जाती है इसीलिए उत्पादन की लागत भी इनमें कम हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस हमारी इस यूनिट सेकंड से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द मिनरल रिसोर्सेज इन द इंडिया। जो इंपॉर्टेंस मिनरल रिसोर्सेज उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से इंडिया के अंदर किया गया है और उनका महत्व कैसे है। ठीक है, ये इसका आंसर आपको इसके साथ मैंने दे दिया है, कौन कौन से मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर जो मिनरल्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से हमारे लिए बनता है वो एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ द इंडिया। जो एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे यहाँ, ऊर्जा संसाधन है, उनका महत्व क्या है भारत के अंदर, वो बताइए। तो ऊर्जा के संसाधन कौन कौन से है वो यहाँ पर दे दिए हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन इसमें से बनता है, डिस्क्राइब द आयरन एंड द स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया। तो भारत की जो ये बैकबोन कहा जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में आपको बताना है कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का महत्व क्या है। तो इसकी भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे दिया है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम यूनिट थर्ड पर और देखते हैं यूनिट थर्ड में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें कृषि को क्या माना जाता है, कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की या रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इट प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू ए लार्ज पॉपुलेशन एंड एंश्योर द फूड सिक्योरिटी। और जो कृषि है वो क्या करती है, हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसको एक तो लाइवलीहुड यानी जीविका प्रदान करती है, और दूसरा एंश्योर द फूड सिक्योरिटी, जो खाद्य सुरक्षा होती है ना, उसको भी सुनिश्चित करने का काम हमारा कृषि का उद्योग करता है। इट ऑल्सो सप्लाइज रॉ मटेरियल्स टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और कृषि आधारित जितनी भी इंडस्ट्री, जितने भी उद्योग होते हैं, उनको रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल की सप्लाई भी हमारा एग्रीकल्चर ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में हमारे लिए बनता है, नेम द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया। मुख्य रूप से भारत में गेहूं कहाँ कहाँ उगता है। तो देखो, गेहूं कहाँ उगेगा, एक तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। तो गेहूं मुख्य रूप से अगर भारत में बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में उगता है। क्यों उगता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो फर्टाइल सॉइल यानी उपजाऊ मिट्टी है, और दूसरा फेवरेबल क्लाइमेट यानी बिल्कुल गेहूं को जिस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता है उसी प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अनुकूल जलवायु है, इसलिए गेहूं यहाँ पर ज्यादा उगता है। व्हीट इज एन इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप ऑफ इंडिया। अगर गेहूं की हम बात करें तो उसको भारत की रबी की फसल के अंदर गिना जाता है। तो गेहूं कैसी फसल है, रबी की फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज राइस कंसिडर्ड ए खरीफ क्रॉप। जो हमारा चावल होता है ना, उसको खरीफ की फसल क्यों कहते हैं। तो देखो, चावल को उगने के लिए क्या चाहिए, एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए ना, उच्च तापमान चाहिए, और दूसरा हैवी रेनफॉल चाहिए यानी बहुत ज्यादा बारिश चाहिए। ठीक है, तो चावल की ग्रोथ के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, तो उच्च तापमान होना चाहिए और एक भारी बारिश होनी चाहिए। इट कल्टीवेट ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और इसीलिए ये मानसून सीजन के दौरान उत्पन्न होता है। तो मानसून में इसी की खेती इसीलिए की जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम खरीफ की फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द आइडियल कंडीशंस या मेंशन द क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए। तो कॉटन रिक्वायर द हाई टेम्परेचर। एक तो कॉटन अगर कपास का उत्पादन करना है तो हाई टेम्परेचर यानी वहां पर उच्च तापमान होना चाहिए, मॉडरेट रेनफॉल मध्यम बारिश होनी चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन तेज धूप होनी चाहिए। ये तीन चीज होनी चाहिए, तब जाकर ये कॉटन बढ़िया क्वालिटी का और बहुत बड़ी मात्रा में होगा। क्या, एक तो आपका उच्च तापमान होना चाहिए, एक आपका मॉडरेट रेनफॉल यानी मध्यम बारिश होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, और तीसरा आपकी तेज धूप होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। और कपास के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, काली मिट्टी मानी जाती है। दीज कंडीशंस आर फाउंड इन डेक्कन एयर। और ये सारी की सारी जो अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, इस डेक्कन प्लेटू के अंदर पाई जाती है, इस दक्कन के पठार में पाई जाती है, इसीलिए वहां पर सबसे ज्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वाई इज शुगर कैन कॉल्ड द ट्रॉपिकल क्रॉप। जो गन्ना होता है उसको ट्रॉपिकल क्रॉप यानी उष्ण कटिबंधीय फसल क्यों कहते हैं। तो शुगर कैन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। गन्ने को क्या चाहिए, एक तो उच्च तापमान चाहिए, एंड लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, और लंबा सीजन चाहिए जिसमें इसकी ग्रोथ हो सके। तो शुगर केन को एक तो उच्च, गन्ने को एक तो उच्च तापमान चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, और लॉन्ग ग्रोइंग सीजन यानी ऐसा सीजन चाहिए जो लंबे समय तक चले, ताकि इसकी ग्रोथ हो पाए। इट नीड्स एडिक्वेट रेनफॉल और इरिगेशन। ठीक है, अब इसके लिए तो पर्याप्त वर्षा भी होनी चाहिए और सिंचाई भी होनी चाहिए, हैंस इट इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल क्रॉप। इसीलिए इसको उष्ण कटिबंधीय फसल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मीन बाय चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्रॉप। फसलों के प्रतिरूप में परिवर्तन से क्या समझते हैं। द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्रॉप रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द कैश क्रॉप्स। ठीक है, अब क्या होता है कि फसल परिवर्तित करते हैं बार बार अपने खेतों के अंदर से। जैसे क्या हुआ कि परिवर्तन यानी जब अगर आपने मान लो फूड क्रॉप उगाई हुई है, खाद्यान्न फसल उगाई हुई है, तो खाद्यान्न फसलों से अगर आपने अगली बार नकदी फसल उगा ली तो इसी को हम क्या कहते हैं, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्रॉप कहते हैं। यानी खेतों में एक बार तो आपने खाद्यान्न फसल उगा दी, उसके बाद में आपने कोई नकदी फसल उगा दी, उसको हम क्या कहते हैं, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्रॉप कहते हैं। दिस चेंज इज ड्यू टू द इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड मार्केट डिमांड। अब ये क्यों होता है, क्योंकि एक तो सिंचाई हो गई, इरिगेशन सिंचाई हो गई, तकनीक हो गई, बाजार की मांग के कारण ऐसा होता है। इट अफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और ये कृषि उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो फसलों के प्रतिरूप का अर्थ क्या हो गया, खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों की ओर हमारा बदलाव ही क्या कहलाता है, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ क्रॉप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति
क्या है? ग्रीन रिवॉल्यूशन रेफर्स टू द रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 1960 जो 1960 था उसके आसपास हमारे एग्रीकल्चर का जो उत्पादन था, कृषि का उत्पादन था, उसमें अचानक अत्यधिक वृद्धि हुई और उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति कहते हैं। इट वाज़ अचीव्ड थ्रू द HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन। अब देखो, जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी हमारे फसलों के उत्पादन में 1960 के दौरान, जब बहुत ज़्यादा फसलें उगी अचानक से, तो वो क्यों उगी थी? क्योंकि उस समय हमने तो HYD यानी हाइब्रिड बीजों का यूज़ किया, दूसरे फर्टिलाइजर्स यानी हमने उर्वरक डाले, तीसरा हमने इरिगेशन यानी सिंचाई का प्रयोग करा। तब जाकर के उत्पादक क्षमता जो थी वो एकदम से बढ़ गई और उसी को हमने क्या कहा? हरित क्रांति कहा। पंजाब एंड हरियाणा बेनिफिटेड द मोस्ट और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ है? तो पंजाब को और हरियाणा को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। नेक्स्ट है स्टेट टू अचीवमेंट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की कोई 2 उपलब्धियाँ कौन-कौन सी थी? तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज़ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। देखो, एक तो क्या हुआ जब हरित क्रांति हुई ना तो इंडिया के अंदर बहुत सारा अन्न उत्पादित हो गया क्योंकि बहुत सारी जो फसलें थी उन्होंने बहुत सारी उत्पादक क्षमता बढ़ गई क्योंकि हमने उनमें उर्वरक डाला, हमने उनमें सिंचाई करी, है ना? इस तरीके से उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई तो भारत के अंदर जो अन्न का उत्पादन था वो भी बढ़ गया। इससे भारत क्या हो गया? सेल्फ डिपेंड हो गया और अपनी जो खुद का जो पॉपुलेशन थी उनको वो खुद ही फूड की सप्लाई कर सकता था। इस तरीके से भारत क्या बन गया? आत्मनिर्भर बन गया। इट इम्प्रूव द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इसने हमारी जो कृषि तकनीक और उत्पादकता थी उसके अंदर भी सुधार लेकर गया है। फार्मर्स इनकम ऑल्सो इंक्रीड और किसानों की जो इनकम थी, किसानों की आय में भी इस हरित क्रांति से वृद्धि हुई थी। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडिया? जो भारत में पशुधन है उसका महत्व क्या है? लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूट टू रूरल इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग मिल्क, मीट एंड मैन्योर। देखो, अब जो लाइव स्टॉक होता है, जो हमारे पशु होते हैं, वो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान देते हैं। कैसे? एक तो दूध देते हैं, मीट यानी उनका मांस होता है, मैन्योर मैन्योर यानी जो उनकी खाद होती है ना, जो मिलती है, उससे क्या होता है कि जो जो ये जानवर होते हैं हमारे पास में, जो पशुधन होता है, वो भी हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें अपना योगदान देता है। इट ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पॉपुलेशन और ये ग्रामीण जनसंख्या को रोजगार भी प्रदान करता है। इट सपोर्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और ये कृषि के कार्यों में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाई इज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडिया? भारत में कपास वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। जो कपास वस्त्र उद्योग है वो भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग माना जाता है। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द मिलियंस ऑफ पीपल। ये भारत में लाखों लोगों को क्या रोजगार प्रदान करता है एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एक्सपोर्ट अर्निंग्स और निर्यात आय में भी इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है नेम द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द इंडिया। भारत में चावल कहाँ-कहाँ मिलता है? तो एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु हो गया। मुख्य रूप से भारत में चावल कहाँ पर मिलेगा? आपको वेस्ट बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। दीज़ रीजन्स रिसीव हेवी रेनफॉल और क्यों मिलेगा? क्योंकि चावल के लिए एक हेवी रेनफॉल होना चाहिए और फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए। तो ये दोनों ही यहाँ पर होती है, यानी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी भी यहाँ पर मिल जाती है और भारी वर्षा भी इन क्षेत्रों में मिल जाती है, इसलिए चावल यहाँ पर बहुत मात्रा में उगता है। राइस इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप इन दीज़ एरिया और इसीलिए जो चावल है इन पर्टिकुलर एरियाज़ की मुख्य खाद्य फसल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया? कौन-कौन से कृषि कारक ऐसे हैं जो कृषि के विकास को प्रभावित करते हैं? तो एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल। बारिश होगी, इरिगेशन, सिंचाई जो होगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक और गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो बारिश पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा, फिर इरिगेशन यानी सिंचाई पे डेवलप करता है, फिर आधुनिक तकनीक पर और इसके अलावा सरकार ने क्या नीतियाँ बनाई हैं, उस पे हमारी जो कृषि की ग्रोथ है, जो कृषि की अ, उ उ बढ़ना है कृषि का या कृषि का ग्रोथ होना है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हमारी कृषि जो है मुख्य रूप से किस-किस चीज़ पे डिपेंड करती है? रेनफॉल वर्षा पे, इरिगेशन सिंचाई पे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीक पर और सरकार की नीतियों पे। अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड एचवाईवी सीड्स आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स यानी आपके पास उर्वरक हैं, आपके पास उन्नत किस्म के बीज हैं, इस ये भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि हमारी कृषि किस तरीके से संवर्धित होगी। दीज़ फैक्टर्स इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी और ये सभी फैक्टर्स मिलकर के उत्पादक क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई इज इंडिया सुटेबल फॉर शुगर केन कल्टीवेशन? भारत में गन्ने की खेती के लिए भारत को क्यों उपयुक्त माना जाता है? तो इंडिया हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। भारत में तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है विथ हाई टेम्परेचर, दूसरा हाई टेम्परेचर भी है एंड एडेक्वेट रेनफॉल और भारत के अंदर ठीक ठाक बारिश भी हो जाती है। अब गन्ने को यही चीज़ें तो चाहिए, भारत को गन्ने को उष्णकटिबंधीय जलवायु जलवायु चाहिए, उच्च तापमान चाहिए और एडेक्वेट रेनफॉल चाहिए और ये तीनों भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टाइल सॉइल, भारत में फर्टाइल सॉइल उपजाऊ मिट्टी भी मिल जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज सिंचाई भी मिल जाती है
तो इससे शुगर केन का जो विकास होना है, शुगर केन की फसल जो होती है उसको सपोर्ट मिलता है। देयरफॉर इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन। इसीलिए गन्ने के सबसे बड़े उत्पादक देशों के अंदर भारत की गिनती की जाती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? रोजगार के सृजन में कृषि की भूमिका क्या है? तो एग्रीकल्चर प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट टू ए लार्जर सेक्शन ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। अब एग्रीकल्चर जो भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या है उसमें उसको रोजगार प्रदान करता है। तो भारत की जनसंख्या में से बहुत बड़ी आबादी को हमारा कृषि का क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। इट सपोर्ट्स बोथ फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज। ये हमारी जो कृषि संबंधित और गैर गैर कृषि संबंधित जो गतिविधियां हैं उनको भी ये क्या करता है, सहारा देता है। हैंस इट्स प्लेज द क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग एम्प्लॉयमेंट। इसीलिए जो एग्रीकल्चर है वो भारत में से गरीबी को हटाने का एक महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। तो कृषि जो होती है वो क्या करती है, बहुत मुख्य भूमिका निभाती है भारत में से बेरोजगारी को कम करने में, ठीक है? अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से थर्ड यूनिट का से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द व्हीट एंड राइस। भारत की मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी है और स्पेशली व्हीट और राइस के संबंध में इसकी चर्चा कीजिए। तो नीचे डेस्क्रिप्टिव आंसर मैंने इसको दे दिया है, तरीके से इसको समझा दिया गया है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। इन चीज़ों को आप एक्सटेंड करके अपने पेपर में लिख के आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके अच्छे नंबर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो बनता है, एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्रॉप्स एंड द एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूरा आंसर के साथ पॉइंट के बाद और सब पॉइंट के साथ बना करके मैंने आप लोगों को दे दिया है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी दोनों ही यहाँ से बेनिफिट ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है, डिस्क्राइब द ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हरित क्रांति से रिलेटेड है ना। तो 1960 में जो अपनी हरित क्रांति हुई थी उसके संबंध में पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। मैंने बेसिकली इनको कंसाइज थोड़ा कर दिया है, एग्जाम में आने पर आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देना है। ये पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के थ्रू आप इसको अपने टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं साथियों, चलते हैं हमारे यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में से फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ? जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द पीपल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? एक जो निश्चित समय होता है, तो एक समय के अंदर जो आपकी पॉपुलेशन होती है, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनमें होने वाली वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? तो जनसंख्या वृद्धि से हमारा मतलब क्या हो गया कि समय के साथ जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन थे, यानी समय के साथ जो हमारे लोगों में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। इन इंडिया रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इज ड्यू टू द हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट। अब भारत के अंदर तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, और क्यों होती जा रही है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बर्थ रेट तो बहुत हाई है, यानी बच्चों का जन्म तो बहुत तीव्र गति से हमारे यहाँ पर हो रहा है, लेकिन डेथ रेट जो है, यानी मौत जो है, बहुत कम लोगों को आ रही है। मेडिकल एंड द सैनिटेशन फैसिलिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस ग्रोथ। तो पहले जो होता था, लोग जो थे बीमारियों से मर जाते थे, लोग जो थे गंदगी से, है ना, जो स्वच्छ जलवायु नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था, उससे मर जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, मेडिकल क्षेत्र में एडवांसमेंट हो गया, दूसरा सैनिटेशन हो गया, है ना, स्वच्छता हो गई। तो इन चीज़ों ने क्या कर दिया कि मौत का जो डेथ जो पीपल्स की हो रही थी, उस डेथ रेट को कम कर दिया, लोगों की उम्र बढ़ गई, और जबकि बच्चों की संख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। इस तरीके से हमारी क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि धीरे-धीरे अ ऊपर से ऊपर होती जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स द पैटर्न्स ऑफ द पॉपुलेशन स्प्रेड ओवर डिफरेंट रीजन्स, ठीक है? जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या हो गया कि अलग-अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का फैलाव किस तरीके से। तो आपने देखा होगा भारत के अंदर सभी जगह एक प्रकार की जनसंख्या नहीं है, कहीं जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं जनसंख्या कम है। इन इंडिया पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू द वेरिएशंस ऑफ द रिलीफ, क्लाइमेट एंड द रिसोर्सेज। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत में एक तो रिलीफ, स्थलाकृति कैसी है, क्लाइमेट, जलवायु कैसी है, और रिसोर्सेज, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन क्या है, इसी के आधार पर आप जनसंख्या वृद्धि देखोगे। पहाड़ों पर जनसंख्या कम मिलेगी, मैदानी क्षेत्रों में आपको जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी, पठारी क्षेत्रों में आपको फिर कम मिलेगी, है ना? तो इस तरीके से आप देखोगे तो भारत के अंदर जो जनसंख्या वितरण है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वहाँ की स्थल आकृति कैसी है, जलवायु कैसी है, और प्राकृतिक संसाधन वहाँ पर किस तरीके के अवेलेबल है। प्लेन्स एंड द कोस्टल एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड। और हमारे जो प्लेन्स हैं, हमारे जो उत्तर के मैदान कहते हैं, या फिर कोस्टल एरिया, तटीय मैदान कहते हैं, वहाँ पर आप बहुत घनी जनसंख्या देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पॉपुलेशन डेंसिटी। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो पॉपुलेशन डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ द पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। तो
पर स्क्वायर किलोमीटर में जो रहने वाले लोगों की संख्या है उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाली लोगों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इंडिया हैज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लैंड एंड द लार्ज पॉपुलेशन। अब भारत में आपको हाई पॉपुलेशन डेंसिटी मिलेगी, नहीं जनघनत्व बहुत ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर लैंड की संख्या तो सीमित है, लेकिन पॉपुलेशन भारत की बहुत ज़्यादा है। तो सीमित संख्या में हमारे पास ज़मीन है, लेकिन पॉपुलेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए भारत के अंदर क्या पाया जाता है, अत्यधिक जनघनत्व पाया जाता है। हाई डेंसिटी पुट्स प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज। और ये जनघनत्व जहाँ पर ज़्यादा होगा, जनसंख्या का घनत्व जहाँ पर ज़्यादा होगा, प्राकृतिक संसाधनों पर उतना ही ज़्यादा दबाव बढ़ेगा। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज लिटरेसी। ये साक्षरता क्या होती है? तो लिटरेसी मीन्स द एबिलिटी टू रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज़ को पढ़ना और लिखने की कला, उसको समझने के साथ, उसी को हम लिटरेसी कहते हैं। तो आपको पढ़ना और लिखना आता है और आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो आप लिटरेट माने जाएंगे, साक्षर माना जाएंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिटरेसी कहते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे हमारे यहाँ की साक्षरता दर के अंदर भी वृद्धि हुई है। हाउ एवर द रीजनल एंड जेंडर डिस्पेरिटीज स्टिल एक्सिस्ट। लेकिन अभी भी क्षेत्रीय या फिर लैंगिक असमानताएं हमारे कहीं ना कहीं भारत के अंदर बनी हुई है। व्हाट इज सेक्स रेशियो? सेक्स रेशियो क्या होता है? लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो रेफर्स टू द नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल। हजार पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात कहते हैं। इन इंडिया सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल ड्यू टू द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि भारत के अंदर लैंगिक भेदभाव होता रहा है, जो लड़कियां हैं उनके साथ ट्रीटमेंट गलत होता रहा है, या लड़कियों का जन्म लेना यहाँ के लोग अभी भी शायद पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए भारत के अंदर क्या है, सेक्स रेशियो इज अनफेवरेबल। जो सेक्स रेशियो है वो असंतुलित है। इम्प्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट। और अगर हमें संतुलित विकास चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे सेक्स रेशियो को, हमारे लैंगिक जो अनुपात है, उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी सुधारना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन। शहरीकरण या नगरीकरण क्या होता है? तो अर्बनाइजेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द अर्बन पॉपुलेशन। अगर हमारी शहर की जनसंख्या बढ़ती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण कहते हैं। इट ऑकर्स ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब ये होता क्या है, शहरी जनसंख्या बढ़ती क्यों है? तो शहरों में उद्योग लग जाते हैं, ठीक है। शहरों में जब उद्योग लग जाते हैं, तो उद्योगों में काम करने के लिए लोग भी आते हैं, और ये लोग कहाँ से आएंगे, रूरल बैकग्राउंड से आएंगे, और कहाँ पे आएंगे, शहरों की ओर आएंगे। तो जो गांवों से शहरी की ओर जो लोग माइग्रेट करते हैं, उसके कारण भी हमारी अर्बन पॉपुलेशन में शहरी जनसंख्या बढ़ जाती है। सिटीज एक्ट एज द सेंटर्स ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। और जो नगर होते हैं वो ही बेसिकली आर्थिक विकास का केंद्र होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द टू कॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण के दो कारण कौन कौन से हैं? तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर द मेजर कॉजेज ऑफ अर्बनाइजेशन। औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर भारत में नगरीकरण के प्रमुख कारण हैं। रूरल अर्बन माइग्रेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली। और ग्रामीण शहरी प्रवास भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दीज फैक्टर्स इंक्रीज द अर्बन पॉपुलेशन। और ये सारे के सारे जो तथ्य हैं वो शहरी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि गांव से लोग शहरों की तरफ आते हैं रोजगार की तलाश में, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज की तलाश में, अपने बच्चों की हाई एजुकेशन की तलाश में। तो जब गांव से इस तरीके से लोग प्रवास करके दूसरे शहरों की ओर जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। और जब ये माइग्रेशन होता है, तो गांव की जनसंख्या तो कम हो जाती है, लेकिन शहरों की जनसंख्या बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टेट द टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अर्बनाइजेशन। जो शहरीकरण हो रहा है उसके दो परिणाम क्या हो सकते हैं? तो अर्बनाइजेशन लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। नगरीकरण से आर्थिक विकास तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनके अंदर भी सुधार होगा। हाउएवर इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द प्रॉब्लम्स लाइक स्लम एंड द पोल्यूशन। लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी आएगी। जैसे एक तो बस्तियां, जो शहरी सौंदर्य होगा वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि शहर के अंदर बस्तियां आ जाएगी, और पॉल्यूशन जो होगा शहर में बढ़ जाएगा। दस इट हैज़ बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट। इसलिए इसके अगर सही सकारात्मक पहलू है, तो इसके नकारात्मक पहलू भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट इज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषाई विविधता क्या होती है? लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स इन अ रीजन। देखो, एक क्षेत्र के अंदर आपने भी देखा होगा कि भारत के अंदर ये लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी यानी भाषाई विविधता देखने को मिलेगी। तो एक क्षेत्र के अंदर डिफरेंट लैंग्वेज बोलने का अलग अलग लहजा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कहते हैं। इंडिया हैज़ रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ड्यू टू द हिस्टोरिकल एंड द कल्चरल फैक्टर। और भारत की पर्टिकुलर हम बात करें, तो भारत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों के कारण भारत में ये जो भाषाई विविधता है बहुत बड़े स्तर पर पाई जाती है। इट रिफ्लेक्ट द कल्चरल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और यही कारण है कि भारत में विविधता में एकता दिखाई देती है। नेक्स्ट है,
नेम एनी टू मेजर डायलेक्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। जो हमारा नॉर्दर्न इंडिया उत्तरी भारत है उसकी दो प्रमुख बोलियां कौन सी है? तो देखो, भोजपुरी और अवधी, ये दोनों ही हमारे नॉर्थ इंडिया की प्रमुख बोलियां मानी जाती है। दीज आर वाइडली स्पोकन इन उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश और बिहार में इनको बोला जाता है। दीज डायलेक्ट्स इन्फ्लुएंस द रीजनल कल्चर एंड लिटरेचर, और ये क्षेत्रीय संस्कृति और साहित्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन इन इंडिया। भारत के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान क्यों है? तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया इज अनइवन ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द रिलीफ क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। देखो, हमारे यहाँ जनसंख्या कहाँ बसेगी? जहाँ पर स्थलाकृति उनकी फेवरेबल होगी, जहाँ पर जनसंख्या जो सॉरी जलवायु उनकी फेवरेबल होगी, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे। तो हमारे देश में क्या होता है, स्थलाकृति अलग अलग टाइप की है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और प्राकृतिक संसाधन में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पाए जाते हैं। इसीलिए वहाँ पर पॉपुलेशन की स्थिति भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत के अंदर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। फर्टाइल प्लेन्स एंड द कोस्टल एरियाज अट्रैक्ट द डेंस पॉपुलेशन। अगर उपजाऊ मैदान है और तटीय मैदान है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर आपको बेसिकली घनी जनसंख्या देखी जाएगी, गहन जनसंख्या वहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि आराम से वहाँ पे संसाधनों की अवेलेबिलिटी हो जाती है। जबकि माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड द फॉरेस्ट स्पेर्सली पॉपुलेटेड, जबकि पहाड़ों की बात कर लो, रेगिस्तान की बात कर लो, या जंगलों की बात कर लो, यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में आपको लोग रहते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द लिटरेसी रेट इन इंडिया। भारत में साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो लिटरेसी रेट इन इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एजुकेशन फैसिलिटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द सोशल अवेयरनेस। जो भारत में साक्षरता की दर है वो शिक्षा की सुविधाएं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक जागरूकता से प्रभावित होती है। जेंडर इनइक्वलिटी एंड रीजनल डिस्पेरिटीज ऑल्सो अफेक्ट लिटरेसी, और जो लैंगिक असमानता होती है और क्षेत्रीय अंतर होते हैं वो भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव हेल्प्ड इम्प्रूव लिटरेसी, और जो सरकारी कार्यक्रम होता है उससे इसमें कहीं न कहीं सुधार हुआ है, यानी साक्षरता की दर कहीं न कहीं इंडिया में बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द टू प्रॉब्लम्स ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। अगर तीव्र गति से शहरीकरण हुआ तो उससे दो कौन-कौन सी समस्याएँ हो सकती है? तो यहाँ से देखो, एक तो हाउसिंग शॉर्टेज, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में अगर लोग शहरों की तरफ जाएँगे तो वहाँ पे उनको रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, तो हाउसिंग शॉर्टेज हो गई। और दूसरा ग्रोथ ऑफ स्लम्स, वहाँ पर बस्तियाँ बस जाएगी। इट ऑल्सो लीड्स टू द पॉल्यूशन एंड द ट्रैफिक कंजेशन, और प्रदूषण तो बढ़ेगा ही, और प्रदूषण के साथ-साथ वहाँ पर यातायात जाम जैसी समस्या भी बढ़ जाएगी। दीज़ प्रॉब्लम्स अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अर्बन लाइफ, और इससे शहरी जीवन की जो गुणवत्ता है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज़ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। भारत में भाषाई विविधता महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट द कल्चरल रिचनेस एंड द रीजनल आइडेंटिटीज। तो हमारे देश में अलग-अलग प्रकार की भाषाएँ बोली जाती है, वो ये दिखाती है कि किस तरीके से सांस्कृतिक रूप से हमारा देश समृद्ध है, और किस तरीके से लोगों में अपनी एक क्षेत्रीय पहचान अभी भी बनी हुई है। तो क्षेत्रीय स्तर पर जो भाषाएँ बोली जाती हैं, जो डायलेक्ट्स बोले जाते हैं, वो हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, सांस्कृतिक समृद्धता है, उसको दर्शाते हैं, और हमारी रीजनल आइडेंटिटी यानी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं। इट प्रमोट्स सोशल हार्मनी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और ये किस चीज़ को, सामाजिक समरसता को और आपसी समझ को बढ़ावा देते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और ये भारत की एकता, विविधता में एकता का जो तत्व है उसको कहीं न कहीं दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है? अब देख लेते हैं कौन-कौन से लॉन्ग क्वेश्चन्स हमारी यूनिट 4 में से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है? अब ये पूरा डिटेल में आंसर मैंने आपको इसका दे दिया है। यहाँ से आप देख करके डिटेल में इसको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन द ट्रेंड्स एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये भारत के अंदर जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, पॉपुलेशन किस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस सब को लेकर नगरीकरण, अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है और उसके परिणाम क्या निकलते हैं, उनको देखते हुए यहाँ पे पूरा आंसर आपको दे दिया गया है। डिस्कस द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड मेजर डायलेक्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। भारत के अंदर भाषण विविधताएं और उत्तर भारत के जो प्रमुख डायलेक्ट हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं डिटेल में इनके आंसर हैं आपकी इस पीडीएफ के अंदर अपलोड कर दिए गए हैं। ये पीडीएफ आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।